गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लेवलिंग की बात कर रहे थे, है ना? और लेवलिंग हमारा हो गया था, रेसिप्रोकल लेवलिंग तक हमने दोनों तरह का लेवलिंग पढ़ लिया था। चलो, फ्लाई लेवलिंग का लेवल बुक पर भरवा दिया था तुम्हें, और रेसिप्रोकल लेवलिंग का तुम्हें मैंने बता दिया था कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। चलो देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, वो पूछेगा यार, करेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना? तो हेडिंग डालो आज के लिए, हेडिंग डालो बेटा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, अर्थ के कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण जो भी करेक्शन हमें देना होगा उसके बारे में बात होगी। देखिए, पूरा डिटेल में इसको समझने का कोई खास वो है नहीं, बाकी अगर आप सिर्फ फॉर्मूला चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। चलिए, पूरा आपको कुछ लाइन, इसमें कुछ वर्ड्स भी आएंगे जो आपको समझाना जरूरी है, उनसे क्वेश्चन में अगर वो आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लिख लीजिएगा ध्यान से आप, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन? A line tangent to any point, a line tangent to any point, एक लाइन जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पर, ऑन अर्थ सरफेस। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, अगर याद हो, अर्थ सरफेस लाइन बताया था जिसका नाम है लेवल लाइन। तो लेवल लाइन को भी याद कर लीजिए। लेवल कौन था? लेवल लाइन, आप इसको लेवलिंग के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, वो मैंने बताया था आपको ओवरऑल अर्थ के रिस्पेक्ट में। अभी मैं बता रहा हूँ लेवलिंग सरफेस पर, लेवल लाइन टू द अर्थ सरफेस, the RL of defined points should be measured with respect to level line। और लेवल लाइन टू द अर्थ सरफेस पे लेवल लाइन वो है द RL ऑफ डिफाइंड पॉइंट्स, मतलब जो RL है डिफाइंड पॉइंट्स का। मतलब जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि आप RL किसको, बेंचमार्क किसको मानेंगे? एक ऐसे पॉइंट को जिसका RL आपको नोन है। मतलब मान लेते हैं इसका रिड्यूस लेवल हमें पता है। अभी जो रिड्यूस लेवल 1 हमने काउंट किया, ये किसकी रिस्पेक्ट में काउंट किया है? ये काउंट किया है लेवल लाइन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? लेवल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है, इसे आप पढ़ लें बेटा। तो एक लास्ट में इसमें आपको डेफिनेशन दे दूंगा, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। अब करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या होगा समझिएगा। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, इट इज द डिफरेंस, ऐसा करके लिखो, इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन फॉर एनी पॉइंट। देखो, थोड़ा सा समझा देता हूं, पहले लिख लो एक बार इसको पूरे को, मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। कायदे से तो क्या होना चाहिए था, समझो, कायदे से तो क्या होना चाहिए था। ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है, ठीक है, ये जो सर्कल दिखाया अर्थ है, ठीक है। क्या हो रहा है, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि यहां से अगर मैंने एक पॉइंट मेजर किया, दिस इज माय पॉइंट राइट, तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट ए, मतलब कि लेवल लाइन पे अगर ये मानता हूं और दूसरा मैं मानता हूं
हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर तो ये पूरा एक ही पॉइंट था तो क्या होना चाहिए था, ये दोनों पॉइंट साथ में आने चाहिए थे, ठीक है। या फिर अगर इनके बीच में ये दूर भी हमने लिए तो इन दोनों की मेजरमेंट्स कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो कौन आ गया, अर्थ का कर्वेचर आ गया भाई, अर्थ का कर्वेचर आ गया। तो इसके कारण जो भी आपके करेक्शन आता है उसे बोला जाता है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। अगर मैं आपको पूरा इसको समझाना चाहूं जिसका की जरूरत, चलो पूरा समझ लो भाई। ये देखो बेटा, दिस इज ए, मान लेते हैं दिस इज ए, ठीक है। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मेजर करता इस पॉइंट बी तक, ये ए है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन मेजर करता इस पॉइंट बी तक तो कुछ ऐसा पॉइंट आता यहाँ तक, दिस दिस शुड हैव बीन द पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये आर था, ये कितना हो रहा है, ये आर सी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, आर सी हो रहा है। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, आर सी, इसे मैं लिख रहा हूं और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कुछ सी सी ऐड हो रहा है। तो कुछ नहीं है, ऐसा करके बेटा एक सिंपल सा हम लगा देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस टाइप एक, आपने सुना होगा बेटा, है ना। वो लगाने के बाद जब आप देखोगे तो आप क्या पा जाओगे एंड में, सी सी का इज इक्वल टू डी स्क्वेयर बाई 2r। तो पूरा आपको याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आप याद रख लें इस कॉन्सेप्ट के साथ तो आपका काम हो जाएगा। और जो पाइथागोरस को शुरू करके एंड करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं, आर प्लस सी सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस हिसाब से ये चलता है भाई, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी क्या है, ये डिस्टेंस, डी ये डिस्टेंस है, सी सी ये है और आर सी मैंने बताया ये है, और आर ये है। आरसी मैंने सिर्फ इस रेडियस, रेडियस तो अर्थ के सेम होगा ना भाई, तो कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्या बन गया, आर प्लस सी सी किसके बराबर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। तो सॉल्व करना, यहाँ पहुंच जाओ। ये कहानी क्लियर होगी तुम्हें, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर के, ये कहानी तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है। ये आर कौन है, आर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है भाई, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो पूरा लिख लो, तो इसको आगे कुछ मॉडिफाई भी कर दूंगा। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से ले लिया, आ जाओ आगे। क्या है आगे, सी सी इज इक्वल टू डी स्क्वेयर बाय 2 आर, आर कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का जो है कितना है बेटा, 6370 है ना। तो कितना हो गया, 2 इंटू 6370 इन किलोमीटर्स, किसके बराबर हुआ, डी स्क्वेयर बाय 2 इंटू 6370 इंटू 1000 मीटर्स में, ठीक है भाई। तो कितना आ गया ये, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर कितना आ गया बेटा, ये आ गया माइनस में, माइनस में है पहली बात तो 0.0785 डी स्क्वायर, मतलब जितना भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है उसका स्क्वायर, और इनटू में 0.0785 नेगेटिव करेक्शन। अब ये लिख लो यहाँ पे नोट करके कुछ बातें, नोट करके कुछ बातें लिख लो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा ये नेगेटिव रहेगा फॉर स्टाफ रीडिंग, ड्यू टू स्टाफ रीडिंग। अब ये अगर आपको ये वाला हिस्सा इग्नोर करना है तो कर सकते हैं, बस आप ये हिस्सा हमारे काम का है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके लिए मुझे आपको पूरा ये समझाना होगा, लेवलिंग इसका अर्थ कर्वेचर का दिखाना होगा, जो कि लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम जाएगा, जरूरत है नहीं, है ना। तो इतना बस समझो कि क्या है, रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई माइनस H1 माइनस सी सी, ठीक है। थर्ड, आर एल इज इक्वल टू एच आई माइनस H1 प्लस सी सी। तो ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये आपका तो बेसिकली एक ही है ये दोनों, अगर अलग नोट बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो एक ही है। और ये आपका रिड्यूस लेवल ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू या कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर के कारण आने वाला जो करेक्शन होगा वो है, ठीक है भाई। तो यहां तक लिख लो, तो आगे बढ़ो।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण आने वाला करेक्शन क्या होगा, देख लो भाई। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, यहां से मैं मेजर कर रहा हूँ, दिस इज अ लाइन, ठीक है। आपने कभी भी अपनी अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पर जाकर, उसके रूफ पर जाकर, मतलब कोई 90 माले का मंजिल है, 90 माले का बिल्डिंग है, आप यहाँ पर खड़े हो गए जाकर ऊपर इसके, ठीक है, यहाँ जाकर कोई और 90 माले का बिल्डिंग इधर से देखना, मतलब 90 मंजिल का बिल्डिंग देखना, आपको ये बिल्डिंग सीधा नहीं दिखेगा, ये बिल्डिंग थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा अगर आप इसे जाकर देखेंगे। ये क्यों हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। सेम खेल होता है बेटा हमारे, जब मैं मेजरमेंट कर रहा होता हूँ, तो जब मैं मेजर करूंगा ना बेटा, तो क्या होगा कि अगर ये मेरा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा था, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर मिल रहा था, दिस वाज माय करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट तो रहेगी नहीं, स्ट्रेट लाइन तो कैसी दिखेगी, अरे स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसी दिखेगी ना मेरे भाई, ऐसी। तो ये जो है, ये ये डिप करता है डाउनवर्ड, ठीक है, द लाइन ऑफ साइट ऑलवेज डिप डाउनवर्ड्स, ये हमेशा नीचे डिप करता है, ठीक है। तो लिख लो इसको यही कॉन्सेप्ट था, ड्यू टू रिफ्रैक्शन line of sight, LOS मतलब line of sight gets deflected in downward direction. Reading taken is less, जो रीडिंग आपने लिया वो क्या है, it is less. This correction shall be positive for staff reading. This correction क्या होगा, should be positive, should be क्या, shall be positive. तो क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है सी आर, अलग कलर से कर देता हूं ताकि आप समझ पाए इसको। तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन सी आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, प्लस 1/7 इंटू डी स्क्वायर बाय 2r, जो किसके बराबर है 1/7 ऑफ सी सी। सी सी मतलब करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, ये आपको याद रखना है। तो सी आर किसके बराबर है, इस फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चंस पहले भी पूछे हैं और फिर भी पूछ सकता है, 1/7 ऑफ करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। मतलब अगर इसको आप अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सी आर बराबर 1/7 इंटू 0.078 डी स्क्वायर कर दो भाई, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो और छोटा कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी आर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहली बात तो भाई जैसे आपको हमेशा रहना चाहिए पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 0.0112 टी स्क्वायर। ये यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर होगी भाई, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन सबको क्लियर हो गया होगा। बस एक चीज और है, उसके बाद आप लोगों से थम्स अप लूंगा। यहाँ तक लिख लिया सबने, देखो मैं पढ़ देता हूँ। ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइन ऑफ साइट गेट्स डिफ्लेक्टेड in downward direction, thus the reading taken is less, reading जो taken है वो less है, this correction shall be positive, ये correction हमेशा क्या होगा, positive होगा, this correction shall be positive। आइए आगे बढ़ते हैं, combined correction due to curvature and refraction, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण कंबाइंड करेक्शन क्या होगा वो आपको देखना है। आइए अभी दिखाते हैं आपको ये क्या होगा, देखिए C इज इक्वल टू सी सी, C इज इक्वल टू सी सी प्लस सी आर,
तो क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, डी स्क्वायर बाई 2r। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +1/7 डी स्क्वायर बाई 2r। ये क्या हो जाएगा, सी सी इज इक्वल टू -6/7 इंटू डी स्क्वायर बाय 2r, टी स्क्वायर बाय 2r। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप लिखोगे -6/7 इंटू 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये डी कौन था, डिस्टेंस था अर्थ पे, तो सी सी, ये सी कंबाइंड करेक्शन जिसके अंदर कौन है, सी सी प्लस सी आर दोनों है, तो किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव हमेशा आएगा, क्योंकि आप देखो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -6/7 था ना। अब देखो यहाँ से नेगेटिव ऑफ, सॉल्व करो इसको, 6/7 नेगेटिव ऑफ 0.0673 डी स्क्वायर। अब अगर ये कहानी कर्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों करेक्शन की क्लियर हो गई हो तो एक थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम से आया सबका मैसेज, पता नहीं कहाँ है आपकी चैट। ना देख लेते हैं आपके थम्स अप आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या रहा। हाँ बेटा कुलदीप जाटव, ये करेक्शन सिर्फ और सिर्फ लेवलिंग के लिए हमने किए हैं। ठीक है, ये करेक्शन सिर्फ और सिर्फ लेवलिंग के लिए हमने किया है। ठीक है बेटा, देखो कुछ करेक्शंस जो मैंने पहले पढ़ाए थे बेटा वो चेनिंग के लिए था, ये लेवलिंग के लिए स्पेसिफिकली आता है। ठीक है बेटा, देखिए वैसे तो बहुत सारे करेक्शंस होते हैं जब भी आप कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हो, पर मुद्दा यह है कि आपको यहाँ पर इस लेवल पर कितना क्या पढ़ना चाहिए। आप लोगों को बस इतना, ये करेक्शन से ही क्वेश्चन पूछता है एज अ स्टूडेंट। वैसे तो तकरीबन हर हर सर्विंग प्रोसेस के लिए कम से कम 25+ आपके क्या होती है, करेक्शंस होती है। बट क्या सारी हमसे पूछेगा, जी नहीं, ना तो पूछेगा ना तो हमें सारी पढ़नी है। तो अभी हम अपना समय बचाते हुए सिर्फ काम की चीजें ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट हेडिंग डालो यार, कंटूअर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो कंटूअर्स। नेक्स्ट हेडिंग कंटूअर्स। कंटूअर्स क्या होते हैं बेटा, कंटूअर्स दे आर लोकस ऑफ, लिखते जाना, दे आर लोकस ऑफ इक्वल एलिवेशन। इक्वल एलिवेशन के लोकस, देखो दे आर लोकस ऑफ इक्वल एलिवेशन पॉइंट्स, पॉइंट्स लिख दो ऑन ग्राउंड सरफेस। इस डेफिनेशन को मैंने थोड़ा टेक्निकल बना के लिखा है, बाकी आप सब जानते ही हो कि होता क्या है कंटूवर्स। ठीक है, तो इससे मेरा देखो कंटूवर्स क्या होता है बेटा, इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को क्या करता है, ज्वाइन कर देता है। अब देखो मेरी बात, मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है, नोट करके बहुत अच्छे से लिखूंगा, आप ध्यान से इसको समझना, क्या आप पढ़ पाए। ऑन अ पर्टिकुलर कंटूर,
किसी एक कंटूर पर, ऑन अ पर्टिकुलर कंटूर, RL of all points will be same, will be same. On a particular contour, किसी एक कंटूर पर RL of all the points will be same. ये बात सबको समझ आई, आनी भी चाहिए, ठीक है बेटा, पूरा समझा दिया है क्योंकि इससे पहले का। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं हर चैप्टर में देता हूँ यहाँ भी दूंगा, क्योंकि सर्वेइंग में इन टर्म्स से ही आप ये मानो बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला आप देखेंगे कंटूर इंटरवल, difference of RL between two consecutive points, two consecutive contours for a drawing. consecutive contours के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जैसे कि कंटूर्स ये है, एक कंटूर ये, एक ये है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बात हो रही है, बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स के बीच, ठीक है, ठीक है। फॉर अ ड्राइंग इज कॉल्ड, इसे ये कहलाता है कंटूर इंटरवल। फॉर वन ड्राइंग कंटूर इंटरवल, समझेंगे, फॉर वन ड्राइंग contour interval should be kept, कैसा रखेंगे कंटूर इंटरवल को, should be kept same at all locations, मतलब देखो अगर आप एक ड्राइंग बना रहे हो तो ऐसा मत करना कि एक ड्राइंग में मान लेते हैं ये कंटूर्स हैं आपके, ठीक है, अब इसके बीच का स्पेसिंग कर दिया 1 मीटर, इसके बीच का कर दिया 2 मीटर, इसके बीच का कर दिया फिर से 1 मीटर या 3 मीटर, तो इस तरीके से कभी मत करना बेटा। आपको अगर एक ड्राइंग करना है तो इसके अंदर सबके सब कंटूर इंटरवल क्या रखा जाएगा, आपका कंटूर इंटरवल क्या रखा जाना चाहिए, सेम रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर होगा सबको कंटूर इंटरवल क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक हुआ ना कंटूर इंटरवल, तो पहले दूसरा लिखो, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये क्या है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ध्यान से देखो, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, ऑन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, ऑन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, ये क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स जो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। यार देखो अब इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं कंटूर्स की, आप सबने पढ़ी होंगी, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो तीसरा लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर्स, लिख लो इसको ध्यान से। टू कंटूर does not cross each other, माने कि does not meet at any point, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार,
जैसे कि पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती। आप एक बात बताओ मुझे, ये दो कंटूवर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग एलिवेशन पॉइंट्स को बता रहे हैं। तो क्या दो एलिवेशन किसी एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती हैं? जी नहीं, कभी नहीं की जा सकती। तो क्या ये कभी मिलेंगे? जी नहीं, नहीं मिलेंगे कभी भी। क्यों मिलेंगे? ये अलग एलिवेशन को बता रही है, अलग एलिवेशन को बता रहा है। तो शायद ये क्लियर होगा आपको जो मैंने बताया अभी, है ना बेटा? तो लिखते जाओ। दूसरा प्रॉपर्टी देखो क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, पर एक्सेप्शन वगैरह अभी छोड़ दो, मत परेशान हो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो इधर आ जाओ, बाद में बता दूंगा एक्सेप्शन सारे। बी, नेक्स्ट पॉइंट देखो। क्लोज कंटूअर्स क्या दिखाते हैं? देखो, क्लोज्ड कंटूअर्स, अगर मान लो कोई क्लोज कंटूअर्स बने हुए हैं, जैसे कि ये, ऐसे देखो, ये ये इस तरीके के कंटूअर्स जो है, जो क्लोज हो जाते हैं आगे जाके, ये कंटूअर्स क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं, क्लोज कंटूअर्स शो आइदर अ हिल और अ पॉन्ड। शो आइदर अ हिल और अ पॉन्ड, या तो एक हिल दिखाते हैं या तो एक तालाब दिखाते हैं। रिज लाइन और वैली लाइन। रिज लाइन, बेटा इनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आप इन्हें लाइटली मत लेना प्रॉपर्टीज को। मैं मानता हूँ आप लोगों को कॉलेज में भी ये पढ़ाई गई होंगी, है ना, मैं मानता हूँ। ये रिज लाइन और वैली लाइन क्या होती है भाई? रिज लाइन और वैली लाइन देखो, बना के दिखाऊं क्या? अभी तक एक भी कंटूर बना के नहीं दिखाया ना, लो एक बना के दिखा देता हूँ बेटा। लो, ये कंटूर्स हैं। एक है 103, 104, 105, इस तरीके से है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे इस तरीके से बनाना चाहूँ, ठीक, देख रहा ध्यान से, ठीक है, और मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ ना इन पॉइंट्स को नीचे में ले आया, इन पॉइंट्स को नीचे में ले आया। ठीक है, इन पॉइंट्स को नीचे में ले आया। ठीक, अब एक बात तो ऐसा करते हैं, इसको मैं पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसी से। ये मेरा है 105, ये है 104, दिस इज 105, दिस इज 104, दिस इज 103। तो ये जो ऊपर बच जाता है, ये क्या है आपका? रिज। ठीक है, तो यहाँ पर रिज लाइन कौन हुआ? समझ जाओ। और ये नीचे क्या दिखाता है? ये है आपका वैली। तो बेटा इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन कंटूर्स को हम ग्राउंड पर उतार देते हैं। ठीक है, कंटूर्स को हम क्या करते हैं? ग्राउंड पर उतार देते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम इनमें आगे बढ़ते हैं। बना लो इसको ध्यान से, एक बार खुद से बना के देखो और बताओ मैंने क्या बनाया ये। तो सुनो ध्यान से। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। एक बात तो वी मैं पूछूं, वी कहाँ बन रहा है? बेटा वी बनेगा वैली में।
अगर तुम्हें इस तरीके का वैल्यू दिखाया गया तो इसका मतलब एट 90 डिग्री, ठीक है, तो वैल्यू क्रॉस कर रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है भाई, इसको बोला जाता है कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का कॉन्सेप्ट जानते हो? ये कॉन्केविटी होता है बेटा, कॉन्केव ऐसा होता है ना, हाँ कि ना, ऐसा होता है ना। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सुनना, इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये रिज है ना, तो रिज में कॉन्केविटी, ये गलत लिखा है, रिज, हाँ, इसमें कॉन्केविटी किस तरफ है, ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। हायर साइड और द लोअर साइड, कॉन्केविटी किस तरफ है, ऑन द रिज, concavity is on the ridge, concavity is on the higher side, on the valley the concavity is on the lower side। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार बता दो तुम सब करके अगर ये क्लियर हुआ तो। बस लास्ट समझो ले रहा हूँ, उसके बाद नहीं लूंगा। ठीक है, हिल एंड पॉइंट करेक्शन से लर्निंग, अच्छा तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो साथ साथ, अभी दिखा मुझे। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग स्क्रीन पे क्यों नहीं रह सकते साथ में? आ जाओ, देखो ध्यान से भी आगे, आगे देखो ध्यान से। डी, डिस्टेंट कंटूर्स क्या दिखाते हैं? डिस्टेंट कंटूर्स, अगर कंटूर्स क्या है, दूर दूर हैं, डिस्टेंट कंटूर्स क्या दिखाएंगे, और क्लोज कंटूर्स क्या दिखाएंगे? डिस्टेंट कंटूर्स आपको दिखाते हैं एक फ्लैट सरफेस, ये क्या दिखाते हैं? क्लोज कंटूर्स एक स्टीप स्लॉप, एक स्टीप स्लॉप। तो ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बाद में इसके बारे में पूछ सकते हैं पर्सनली डीएम। अलाइनमेंट कैसे सेट करना है, अलाइनमेंट ऑफ अ रोड इन हिली एरिया, इन हिली एरिया using a contour plan, using a contour plan on a uniform gradient, on a uniform gradient। तो इस तरीके का ग्रेडियंट टेरेन देखा, कंटूर प्लान डिफाइन किया और ये बताया कि करना क्या है, अलाइनमेंट ऑफ रोड सेट करना है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव सॉरी कन्वेंशनल आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आ सकता है, गेट की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात करूं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरिया एंड वॉल्यूम्स, एरिया और वॉल्यूम, हेडिंग डालो भाई।
एरिया और वॉल्यूम का हेडिंग डालो, एरिया और वॉल्यूम का हेडिंग डालो। देखो यार, बहुत सिंपल सा एक चीज पूछता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, अभी काफी पॉपुलर से टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं आने वाले कुछ 15 से 20 मिनट में। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज दूंगा यार, बाकी सारी कहानी आपको खुद से करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस खुद से लगाने होंगे। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज और मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप मुझे बताइए, आपको अगर रैंडमली कोई बोल दे कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और जाइए जाकर इस एरिया का या इस प्लान का मुझे एरिया बता दीजिए, क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना उसमें। देखिए भाई, मेरे लिए सबसे आसान जो है वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मेरे लिए सबसे आसान जो है वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या पाया, तो मैंने पाया कि मेरे पास कुछ ट्रायंगल्स आए। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि सारे अलग अलग शेप के ट्रायंगल्स हों, लेकिन मैं मेरे काम को और टाइडी और सटीक अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे ट्रायंगल्स का शेप और साइज सेम रखूंगा। उससे मुझे क्या होगा, मैं सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेटा सिंपल सा है, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग इनटू अ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। बाय डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा। देखिए, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू एस माइनस बी बराबर है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के बराबर है। तो ए किसके बराबर हुआ, ए बराबर हुआ हाफ ए बी साइन सी इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज इक्वल टू हाफ ए सी साइन करके आपको ये अलग अलग जो है सबसे पॉपुलरली आपको इस्तेमाल करना है, जो ये इस्तेमाल करना है। इस पर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छा बन जाता है गेट में। ठीक उसके अलावा आपको देखो, ट्रायंगल में आपने डिवाइड किया, आपको 3 अलग अलग मिले एंगल्स, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं साइन कंपोनेंट के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख ले बेटा, एंगल्स। चलो नेक्स्ट मेथड देखो बेटा, मेथड नंबर बी इसे बोला जाता है ऑफसेट मेथड। कैसा मेथड, ऑफसेट मेथड। ये कैसा मेथड होता है ऑफसेट मेथड, ध्यान से देखो। ये है भाई, ये मेरा एरिया है। सबसे पहली बात तो ये मेरा एरिया है। इस एरिया को मैंने क्या किया, कुछ एक चीजों में डिवाइड कर दिया। मैंने ऑफसेट मार डाला रेगुलर इंटरवल पर। क्या किया, रेगुलर इंटरवल पर। सपोज ये मेरा डी था, मेरा डी, तो ऐसे करके सारे मेरे डी हैं। ये क्या है H1, ये क्या है H2, ये क्या है H3, ये क्या है H4। ऐसे करके ये मेरे ये डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पर आता है एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, what does this average ordinate method says? Average ordinate method क्या कहता है, ये कहता है H2 प्लस H3 प्लस प्लस HN तक जाता है अपॉन N इंटू
n माइनस वन इंटू टी, ठीक है। लेकिन ये क्या है भाई, n है नंबर ऑफ ऑफसेट्स जो हमने लिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितने होंगे, जितने ऑफसेट है उससे एक कमी तो होगा ना भाई, तो n माइनस है। ये एवरेज ऑर्डिनेट मेथड इसको बोला जाता है, बट ये रफ मेथड है, ये एक रफ मेथड है, इसका इस्तेमाल मतलब हम प्रिसिजन के लिए, एक्यूरेसी के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। इसको लिख लो एक बार। तो सेकंड मेथड बताऊं, ये फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड तुम्हें बता दूं। चलो लिखा, अब आगे सुनो। सेकंड मेथड, मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल, ये बेटा सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, सर्विंग में कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इनके मिड ऑर्डिनेट्स जानता हूँ, समझिए, अगर मैं इनके मिड ऑर्डिनेट्स जानता हूँ, जैसे ये था ना मेरा, यहाँ से ये मेरा O1 है, ये मेरा O2 है, ये मेरा O3 है। अगर मैं मिड ऑर्डिनेट्स जानता हूँ इनके, तो मैं मिड ऑर्डिनेट रूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। If mid ordinates O1, O2, O3 are measured, if mid ordinates O1, O2, O3 and so on are measured, A is equal to क्या होगा, dx इंटू, ये देखो d इंटू, अब d तो आप जानते ही हो ना, जो डिस्टेंस हमने माना वही तो है, d इंटू O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस सो ऑन प्लस ON तक, ठीक है भाई, ON तक चला जाएगा, ठीक। लिख लो इतना, ये हो गया आपका मिड ऑर्डिनेट मेथड, मतलब जो हमने बनाया था उसके मिड ऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, ये रहा मिड ऑर्डिनेट आ गए ना, बस यहाँ से हम पढ़ गए। तीसरा मेथड जो बहुत ही पॉपुलर है, तीसरा मेथड जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसका नाम है ट्रेपिजोइडल रूल। ट्रेपिजोइडल रूल, ये तो यूनिवर्सिटीज में खूब पढ़ाते हैं आप लोगों को। सो ट्रेपेजोइडल रूल में क्या है भाई, ट्रेपेजोइडल रूल में कुछ नहीं है, जो ऑफसेट्स मैंने लगाए ना, देखो मैंने ऑफसेट्स लगाए ना डी डी इंटरवल पर, ये डी 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 ऐसे करके लगाए। यहाँ पर कौन था, H1 था, यहाँ पर कौन था, H2 था। अब इन दोनों के बीच में क्या एक ट्रेपेजोइडल बन गया, क्या एक ट्रेपेजोइडल बन गया, ये हुआ एरिया 1। अब नेक्स्ट मेरा है, मान लेते हैं ये नीचे आ गया H3 जो मेरा ऑफसेट था, ठीक है, ये मेरा नीचे आ गया, ये मेरा H3, तो ये मेरा कौन हुआ, एरिया 2, ये मेरा कौन हुआ, एरिया 3, ये मेरा कौन हुआ, एरिया 4। ऐसा करके बहुत सारे एरियाज आ जाएंगे, जितना भी एरिया मुझे निकालना है। तो ये किसके बराबर हुआ, ये मेरा बराबर, चल जाएगा काम, D इंटू H1 प्लस H2/2। इस तरीके से मैं सारे के सारे एरियाज को निकाल सकता हूँ। AN इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बताओ, AN किसके बराबर होगा, D इंटू HN+1 अपॉन N अपॉन 2, सॉरी N नहीं 2। तो इस तरीके से मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ एरियाज की। तो यहाँ से टोटल एरिया में निकाल लूंगा, टोटल एरिया में निकाल लूंगा भाई, ठीक है। कैसे निकाल लूंगा, तो इसको आप पूरा एक जनरलाइज फॉर्मूला देता हूँ, इसको छोड़ दो अभी, पूरा एक जनरलाइज फॉर्मूला दे देता हूँ। देखो ए किसके बराबर होगा, टोटल एरिया, यहाँ से ट्रेपेजोइडल रूल का टोटल एरिया, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डी हमने लिख दिया इंटू H1 प्लस H2, H1 प्लस HN ले लो इसको, HN अपॉन 2, ठीक है। साथ में बाकी सबको ऐड कर दो,
प्लस H2 प्लस H3 प्लस। बेटा ये डेरिवेशंस हैं, इनमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि सारे एरियाज को जोड़ते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, HN-1, दिस इज HN-1। ठीक है, ये D है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप दे दो, मैं तुम्हें स्क्रीन पर ले आऊं। आजकल दिखते भी नहीं हो तुम। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप दे दो बेटा एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना सबको? चलो सुनो आगे। अब क्या है भाई, क्या है देखो। अब कुछ ऐसा हुआ जीवन में कि बहुत बड़ा एरिया हमें मिल गया। हम सीखते जा रहे सर्वेइंग, तो हमें प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा एरिया मिल गया। तो इन तीनों में से किसी भी टेक्निक से काम नहीं चला, तो हमने क्या किया, हमने दो ब्लॉक्स को एक बार में कंसीडर करना शुरू कर दिया। इसी को बोला गया सिम्पसन्स रूल। कौन सा रूल? सिम्पसन्स रूल। और ये था मेरा H3, ठीक। फिर ये था मेरा H4, H5, और ये था मेरा H6, ठीक है। अब देखो, ये H1 से H2 एक ट्रेपेजोइडल बना था जिसे A1 बोला था। यहाँ से एक बना था जिसे मैंने A2 बोला था, ठीक है। तो मैंने इन दोनों एरियाज को यहाँ से यहाँ तक एक बार में कंसीडर कर लिया। सिमिलरली मैंने इन दोनों एरियाज को एक बार में कंसीडर कर लिया। तो क्या मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखो एरिया ऑफ टू ब्लॉक्स किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ टू ब्लॉक्स, एरिया ऑफ टू ब्लॉक्स किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होगा A1 प्लस A2 इज इक्वल टू D/3 इंटू H1 प्लस 4H2 प्लस H3, इसके बराबर होगा A3 प्लस A4 इज इक्वल टू D/3 इंटू H3 प्लस 4H4 प्लस H5। ठीक है भाई, ये है आपका, लिख लो इसको, एरिया है। ऐसे करके आप एरिया निकाल सकते हो सबका। अब टोटल एरिया का फॉर्मूला दे देता हूँ। इन्हें भी दो कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स का निकालने का मैंने दे दिया है तुम्हें। उसके बाद टोटल एरिया देखो क्या होगा। टोटल एरिया ये दिया जाएगा A बराबर T/3 इंटू H1 प्लस HN प्लस 4H2 प्लस H4 प्लस H6 प्लस so on plus twice of H3 plus H5 plus H7 plus so on। ठीक है, so on। ठीक है, लिख लो इसको। मतलब कि जो इवन नंबर्स हैं उनका 4 टाइम्स और जो ऑड नंबर्स हैं उनका 2 टाइम्स। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो लो बेटा, अब इनकी डेरिवेशंस की अभी जरूरत है नहीं। मैथमेटिकली डिराइव भी इनको हम कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन अभी हमें नेक्स्ट लिखो वॉल्यूम। नेक्स्ट लिखो वॉल्यूम।
एरिया तो हमने निकाल लिया, वॉल्यूम देख लो कैसे निकलेगा। वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम वॉल्यूम पहले तो है ट्रापेजोइडल रूल। ट्रापेजोइडल रूल, अब रूल तो आप समझ गए हो, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला देना है। रूल तो आप समझ ही गए हो, अब सिर्फ मैंने फॉर्मूला देना है। तो ट्रापेजोइडल रूल से वॉल्यूम का फॉर्मूला है d इंटू a1 प्लस an बाय 2 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an माइनस 1। दूसरा है सिम्पसन्स रूल का, बी लिखो, ऊपर ए लिखा है तो सिम्पसन्स रूल से वॉल्यूम, सिम्पसन्स रूल से वॉल्यूम। बेटा ड्राइव फॉर्मूलाज हैं तो आप लोगों को परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की। ठीक है, अब डराइव करने के लिए आपको समय देना होगा तो हम डराइव भी कर देंगे। देखो a1 प्लस an इंटू इंटू क्या है यहाँ पे प्लस आता है 4 टाइम्स ऑफ किसका a2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a3 प्लस a5 प्लस a7 एंड सो ऑन, मतलब ऑड। तो ये हो जाता है आपका वॉल्यूम बाय सिम्पसन रूल। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वहां पर जब हम, सुन लो, अब आपको मैं बता दूं कि जब हमने पढ़ा था एरिया के लिए, तो यहाँ हमने लिया था ऑफसेट। ऑफसेट, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑफसेट की जगह एरिया, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम। क्योंकि देखो यार, ऑफसेट को अगर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूँ, डी इंटू एच करता हूँ, तो क्या क्या आता है? वॉल्यूम। सिंपल है, तो लिख लो बेटा इसको ध्यान से जल्दी से। अब आप लोग इसके क्वेश्चंस बना लेना भाई, क्योंकि अगर इसके क्वेश्चंस आप लोग नहीं बनाएंगे तो फिर कोई भी फायदा हमारी इस मेहनत का है नहीं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग बना लेना। ठीक है भाई, लिख लो जल्दी से सब लोग। हाँ देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, एरिया वॉल्यूम में इतना ही था, ये एरिया वॉल्यूम से पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बेटा, है ना, और आज वो खत्म हो नहीं पाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे कल, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी, ताकि हम आपको मैनेजमेंट की, थोड़ा सा मैं इस समय टाइम नहीं दे पाता हूँ, 10 बजे तक मुझे एक्चुअली 9:30 होता है, 9:30 तक मुझे सब वाइंड अप करना होता है ना। तो देर आर चांसेस कि कल हमारी 8 बजे क्लास होगी, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा सुबह 8 बजे। ठीक है, और 8 से और 9:30 हम इसको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको 10 तक लेके जाएं। कल ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, बेटा नेक्स्ट 3 दिन में आपका पूरा सर्विंग खत्म होने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, चाहे मेरे को थोड़ा ज्यादा क्लासेस लेना पड़े। हाँ, ओसीएफ की है कुलदीप जाटव, लेकिन वो शिफ्ट होगा। हाँ वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ मैनेज करेंगे ना उसको यार, तभी तो होगा। समझे क्या? समझे तुम? परेशान मत हो बेटा, कुछ ना कुछ होगा, और ओसीएफ की रहेगी तो मेरी नहीं रहेगी। सिंपल है ना बेटा? वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, चले। आप लोग क्वेश्चंस इनके बना लेना, ताकि आपको कोई तकलीफ किसी प्रकार की हो। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। बाय बेटा, बाय।